नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का। 1.25 लाख में सवाल अब कई सारे बन रहे हैं। सवाल पहला यही जो कि आज हमने थम लिया है, क्या बाजार में छोटी अवधि के लिए एक टॉप बन चुका है, जो कि पिछले 5-7 दिनों में जो तेजी देखने को मिली, क्या ये वक्त मुनाफा वसूली का है या फिर बाजार से एग्जिट स्ट्रेटजी की एग्जिट करने का है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो रफ्तार देखने को मिली, अब जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसमें रणनीति क्या होनी चाहिए? अभी कौन से सेक्टर हैं जहां पे खरीदारी की जा सकती है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के विशेष मेहमान। हमारे साथ प्रदीप हलदर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली टिप्पणी बाजार पर कैसे देख रहे हैं सर? 7 दिनों की तेजी के बाद अब थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ बाजार में दिखाई दे रहा है। आप क्या मान रहे हैं कि टॉप बन गया क्या बाजार में? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर। देखिए, मार्केट जो लगातार एक डेढ़ हफ्ते से चल रहा था, तो मुझे लगता है कि सर अभी एक जो रेसिस्टेंस आ रहा है 23,800 के आसपास, हम्म, तो 23,800 जब तक नहीं ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा, उससे पहले मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट नहीं करेगा। मैं तो डेफिनेटली चाहता हूँ, हम सभी लोग चाहते हैं कि मार्केट ऊपर आ जाए, लेकिन इतना तेजी से भागना सही नहीं है। तो मुझे जो लगता है कि देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट बहुत ही अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी अगर हम बात करेंगे कि मार्केट यहाँ से मूवमेंट कहाँ पे होगा, तो मुझे लगता है कि एक बार 23,300 23,200 फिर से रिट्रेस हो सकता है, क्योंकि जो शॉर्ट टाइम पे एक मोमेंटम था वो हो गया है और अभी मार्केट नीचे ही आने का चांसेस है। एक रेसिस्टेंस आ रहा है सर 23,800 के अराउंड। तो जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 23,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता और मंथ भी एंड होने जा रहा है, तो मंथ टू मंथ एक क्लोजिंग चाहिए। वो मंथ क्लोजिंग के बाद ही कंफर्मेशन आ पाएगा, क्योंकि अभी मार्केट में कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन फिलहाल बहुत ही अच्छा है। जितना हमने लास्ट वीक, उससे पहले जब हमने शो किया था, बताया था कि एक शॉर्ट टर्म नियर बॉटम बना है। पहला बॉटम 2 3 4 बार बॉटम बनता है, एक एक बार से नहीं बनता है, एज पर द माई इंटरप्रिटेशन। तो फर्स्ट बार मार्केट ने बॉटम बनाया, सेकंड मार्केट अभी ऊपर आया है, फिर से मार्केट को अभी नीचे ही थोड़ा जाना है। और जितना जो एक हफ्ता का रैली था, मुझे लगता है कि एक बार फिर से वो रैली थोड़ा डिस्काउंट होते दिखेंगे, बहुत सारा अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग काउंटर। तो उसके बाद फिर से मार्केट में मौका मिलेंगे, लेकिन अभी डरने का कोई बात नहीं है, ठीक ठाक है। डरने की कोई बात नहीं है, फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक ठाक है। और सर, आपसे जानना चाहेंगे मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर के अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या वहां पे अब थोड़ी सी दूरी बनानी शुरू करें या फिर अभी भी यहाँ पे चुनिंदा शेयरों में पोजीशन बनाते रहनी चाहिए? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप बहुत पिट चुका था और मुझे लगता है कि एकदम ओवरसोल्ड हो गया था, तो वहां से जितना थोड़ा बाउंस बैक आया है, सो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, लॉन्ग टर्म में मिड कैप और स्मॉल कैप को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेन प्रॉब्लम है वो शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टाइम में बहुत ही ओवर वैल्यूएशन हो गया था। सो अभी जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक फेयर वैल्यूएशन मिलता है, अगर आप टेक्निकल फंडामेंटल देख के आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक हो, तो फिर आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल एक हफ्ता और थोड़ा रुक जाइए, मुझे लगता है एक बार मंथली क्लोजिंग मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अभी भी लोअर वैल्यूएशन में है, वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है। ठीक है सर, बहुत सारे दर्शक आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं और एक एक करके उन तमाम प्रश्नों के उत्तर हम तलाशने की कोशिश करते हैं। और नई बाइंग करना चाह रहे हैं एनएचपीसी में जगदीश माली साहब, और कह रहे हैं क्या करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है एनएचपीसी? एनएचपीसी पे बहुत सारे सवाल आते हैं, लगातार हमारी कार्यक्रम का हिस्सा भी रहा है। 82 रुपए के ऊपर अब ट्रेड करता हुआ 80 का लेवल तोड़ दिया है, क्या इस रैली में 90 तक जा सकता है? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर इस समय? अभी एनएचपीसी को लेकर के 1 महीने में 10% का देखिए, आसपास की शॉर्ट रिकवरी टर्म आ में सर चुकी है। एक बॉटम बनाया है ऑलमोस्ट, जो बॉटम प्राइस था 75 74 के अराउंड, तो वहां से अभी ऊपर आया है 82 के अराउंड, अभी ट्रेडिंग हो रहा है। सो मुझे लगता है एक बार ना, जो एक 84.50 रेसिस्टेंस बनाया है, इसका ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए। अगर 84 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलता है, तो हाईली प्रोबेबिलिटी चांस है उसके बाद आपको 91 तक दिखेंगे। सो एक बार मेरा सलाह ही रहेगा, होल्ड कीजिए, काउंटर अच्छा है। बस मार्केट का जो प्रेशर था, प्रेशर की वजह से नीचे आया था, एक बार आप होल्ड कीजिए, कमिंग फ्यूचर ब्राइट ही होने वाला है। कमिंग फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, तो एनएचपीसी पे बिल्कुल जो है आप जो है राय बना सकते हैं। इस बीच एक शेयर जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया वो है सिंधु ट्रेड लिंक। इस पर सवाल भी है केतन जी का, और कह रहे हैं कि आवाज के धनी को सादर प्रणाम सर। धन्यवाद, आपको आवाज अच्छी लगती है, थैंक यू बहुत बहुत। अब ये कह रहे हैं 13 रुपए 57 पैसे के भाव पर इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं, क्या इन्हें और एवरेज करनी चाहिए? एवरेज करना चाह रहे हैं अभी सिंधु के अंदर। अभी अगर हम देखें
तो सिद्धू का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 18 रुपए के आसपास। अच्छे प्रॉफिट में है, 13 पे लिया था, 18 का भाव है, 1 महीने में 20% शेयर चल चुका है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? प्रॉफिट को एक बार के लिए बुक करें या फिर अभी बने रहें? 100 शेयर है इनके पास। देखिए सर, ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, 2780 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और नीट प्रॉफिट 78 करोड़ के आसपास है। तो लेकिन अगर हम चार्ट में देखेंगे कि लगातार जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद से नीचे ही आ रहा है, सो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी चांस कि फिर से नीचे ही आ जाएगा और लगातार मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे खराब है और मार्केट कैप क्योंकि ज्यादा नहीं है तो इसीलिए लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हमेशा रहता है। तो ऐसे फंडामेंटल वीक वाला कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने का और यहाँ पे बने रहने का सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सो बेटर रहेगा कभी भी अगर बाउंस बैक मिले, उस बाउंस बैक पे आप एग्जिट कीजिए। एग्जिट कर लीजिए सर, 500 रुपए बन रहा है, आपने 13 रुपए लिया है, 18 पे भाव चल रहा है, तो ठीक ठाक रिटर्न बन रहे हैं आपके। आप एक बार एग्जिट कर लीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश ना रखें, वो ज्यादा बेहतर है। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं। जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं जोधपुर में आप? सर मैं सर्विस में हूँ सर। हाँ, क्या करते हैं? सर्विस करता हूँ सर। सर्विस करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरे पास एनसीसी के 150 शेयर है एट द रुपीज 275 275 के बाद। 275 कब लिए थे सर आपने? सर ये हो गए 6 to 8 मंथ हो गए लगभग सर। 8 मंथ हो गए। चलिए, अभी तो आपने काफी दर्द देखा होगा, आप रिकवरी मोड में है और आज तो काफी ज्यादा ही अच्छे। जी सर एक और एनबीसीसी। एनबीसीसी, चलिए एनबीसीसी किस रेट पर लिए हैं? 160 पे। एनबीसीसी 160, ये 275। चलिए ठीक है, एनबीसीसी 160 107 अच्छा 107, ठीक है, वहां पर भी लॉस है। मुझे तो थोड़ा सा झटका लग गया, इतना मतलब कब आपने लिया और इतने लॉस में बैठे हुए हैं। चलिए पहले एनसीसी पे बात कर लेते हैं। रिकवरी है अच्छी खासी, बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है खबरों के खेल में, आज इसको हम चर्चा में भी लेकर के आएंगे। और एनसीसी पे आज जो है 10,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर मिला है सर। रिकवरी है, 1 महीने में करीब 18-19% रिकवर हुआ है, लेकिन इनकी खरीद का भाव काफी दूर बैठा हुआ है। अभी इनका भाव आ पाएगा सर 275 का? टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया। सो जब जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है उसके बाद तो स्टॉक भागता ही है। सो अभी 211 212 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है 240 के अराउंड है, तो पहला टारगेट होना चाहिए 240। अगर 240 242 उसके ऊपर वीकली बेसिस पे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट मूव हो सकता है कि एक बार आपको 270 तक भी मिलेगा एंड आपको एक बार होल्ड करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, कंपनी अच्छा ही है। और एनबीसीसी में सर अभी मुझे लगता है कि 72 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए क्योंकि बहुत नीचे आ गया था लोअर वैल्यूएशन के साथ, अभी लोअर टाइम फ्रेम में बाउंस बैक भी कर रहा है और 2024 का एक लो था ऑलमोस्ट 71 के अराउंड, तो अभी फिर से ही 2025 में सेम वही चीज हुआ कि 71 72 के अराउंड फिर से बाउंस बैक हुआ। सो 72 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आपका पहला टारगेट होना चाहिए 86 और 86 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 95। ठीक सर। अशोक लेलैंड के ऊपर हमारे एक दर्शक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर। राजीव हैं, कह रहे हैं कि अभी 250 के आसपास मैंने लिया था, फिर एग्जिट किया। कह रहे हैं कि अभी क्या करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है अशोक लेलैंड पे? 216 का भाव देखने को मिल रहा है, अभी करीब 3% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी अशोक लेलैंड को लेकर के? देखिए सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है अशोक लेलैंड और कंपनी फंडामेंटल वाइज बहुत ही अच्छा है और लगातार ना लास्ट 3 से 4 सालों में इन्वेस्टर्स को बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। इनका अगर आप ग्राफ देखेंगे वीकली चार्ट पे हमेशा कंसोलिडेशन एक साइकिलिक पैटर्न के साथ चलता है, कंसोलिडेशन उसके बाद जाके रिटर्न। सो अभी जो चल रहा है एक साइकिलिक पैटर्न चल रहा है, तो मुझे लगता है इसके बाद फिर से भागने वाला है अभी अशोक लेलैंड। नेक्स्ट अगर आपका व्यू एटलीस्ट मिनिमम 1.5 से 2 साल का है तो मुझे लगता है यहाँ से आपको इजीली 350 से 450 का भाव भी मिल सकता है। तो आपके पास अगर है आप होल्ड कीजिए। नो डाउट मार्केट कैप के हिसाब से भी बहुत अच्छा कंपनी है। लास्ट इनका प्रॉफिट, नीट प्रॉफिट भी देखेंगे 3070 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है, तो बढ़िया कंपनी है, होल्ड कीजिए। 216 अभी ट्रेडिंग हो रहा है, 220 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है,
220 के अगर ऊपर क्लोजिंग होता है तो आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में 240 से लेके 250 तक के भाव मिलेंगे। चलिए 240 से 250 के भाव देखने को मिल सकते हैं 220 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो। इसके अलावा भी ऑटो को लेकर के बहुत सारे सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जैसे समाप्ति होगी 2:30 बजे, हमारा जो विशेष सेगमेंट आज 10 बजे में था वो ऑटो सेक्टर को ही लेकर के था। तो अशोक लेलैंड हो, टाटा मोटर्स हो, मारुति हो, इसके अलावा टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, ऑटो पे कहीं पर भी आपकी पोजीशन है, ऑटो में कहाँ अभी फ्रेश बाइंग करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कहाँ से एग्जिट होना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर ऑटो सेक्टर को लेकर के ठीक 2:30 बजे जो है आपको मिल जाएंगे कि ऑटो सेक्टर में कहाँ मिलेगी मुनाफे की रफ्तार। इसी थम के साथ आपको ठीक 2:30 बजे जो है हमारा कार्यक्रम होगा और राघवेंद्र सिंह जी ने तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो आप उस कार्यक्रम को देख करके अपनी टिप्पणी दीजिए, बताइए आपको हमारी ये ऑटो सेक्टर को लेकर के हमारी ये थीम कैसी लगी। तो 2:30 बजे देखना मत भूलिएगा। इस बीच हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ सर। पटना से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए कैसा मौसम चल रहा है इस समय पटना के अंदर? अभी तो सर गर्मी स्टार्ट हुई है। हाँ, गर्मी बात तो स्टार्ट हो बहुत गई हर जगह सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बताइए सर क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड के 200 शेयर्स हैं। हाँ हाँ, द रेट ऑफ 1502। 1502। चलिए आप तो आपके काफी खरीद के नजदीक आ गया है। जी मैं इसे एवरेज करके यहाँ तक लाया हूँ। अच्छा, कब तक होल्ड करने का विचार है सर जितेंद्र जी? सर मेरे पास टाइम का कोई इशू नहीं है, मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना चाह रहा था। तो सर से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे क्या होल्ड कर सकता हूँ 5-10 साल के लिए? मुझे कोई इशू नहीं है ये। चलिए अब इतना लंबा नजरिया है तो निश्चित रूप से डिफेंस का क्षेत्र अच्छा दिखाई दे रहा है। आज हमारे साथ सुबह एक फंड मैनेजर थे बोनांजा के, उनसे हमने बातचीत की कि भाई अभी आप लोग कहाँ अपना फंड बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने अब जो है कहा कि डिफेंस के अंदर उन्होंने बाइंग शुरू की है। जी मैं वो शो देख रहा था। हाँ, तो निश्चित रूप से ये अच्छे सिग्नल है सर आपके लिए भी कि ठीक है डिफेंस में अभी थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले, लेकिन जो आपका नजरिया है उसके लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन लेवल्स क्या महत्वपूर्ण है वो जरा हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास, प्रदीप जी के पास। प्रदीप सर, इनके खरीद के अब धीरे धीरे नजदीक पहुंच गया है, एवरेज ये कर करके इसको 1502 पे एवरेज लाए हैं अपनी, 1480 का भाव चल रहा है, 1474 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए मुझे लगता है कि सर उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही सही स्टॉक पे है और सही प्राइस में है। अगर उन्होंने होल्ड किया है तो उनको बहुत ही अच्छा मतलब कांग्रेचुलेशन, आपको और होल्ड करना चाहिए। देखिए जो मैं देख पा रहा हूँ शिप रिपेयर में इनका 28% जो है वेटेज जाता है और शिप बिल्डिंग में 72% रेवेन्यू इन लोगों का 72% रेवेन्यू शिप बिल्डिंग से ही आता है। अभी 1470 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे ना एक सर 1520 और 1525 इसके ऊपर अगर एक बार सस्टेन करेगा तो हो सकता है नेक्स्ट आपको 2000 2200 और उसके बाद 2500 तक भी मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा बहुत डिफेंस सेक्टर ऊपर आ गया था तो पूरा सेक्टर करेक्शन हुआ। सेक्टर करेक्शन जैसे ही हुआ तो कोचिन शिपयार्ड में नीचे आ गया। तो मुझे लगता है उनको एक बार होल्ड करना चाहिए। नो डाउट फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड उनको अगर एक साल भी होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि उनको 2200 के आसपास उनको प्राइस मिलेगा। ठीक सर। चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न आया हुआ है। अपन का मुंबई के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, कैनफिन होम्स इन्होंने लेके रखे हुए हैं 851 में। कह रहे हैं कि किन लेवल्स पे एवरेज करें ये बता दें, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा। सर देखिए, सिर्फ इस वजह से किसी शेयर में लॉन्ग टर्म का नजरिया मत बनाइए क्योंकि आपकी पोजीशन फंस गई है। विकल्प अगर है तो फिर देखिए, अभी आपने 675 का भाव देखने को मिल रहा है और आपने लिया हुआ है 851 पे। चलिए अभी तो काफी ज्यादा नुकसान में है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी कैनफिन होम को लेकर के? अभी जो बाजार की रैली रही है उसमें 16-17% चला है ये शेयर भी, अभी क्या करना चाहिए इनके लिए? देखिए नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है वह 740 तक। तो नो डाउट अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और इस सेगमेंट ऊपर आता है तो फिर एक बार उनको 720 740 तक दिखेंगे भाव और उनको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए 570 के अराउंड। तो जो कि मेरा व्यू यही है कि नेक्स्ट 1-2 हफ्ता मार्केट थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। हो सकता है उनको एक बार फिर से 640 650 के आसपास प्राइस मिलेंगे, लेकिन घबराने का कोई बात नहीं है, उनको होल्ड करना है। वेट कीजिए, पेशेंस रखिए 740
बहुत जल्दी आ जाएगा और 740 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको उसके बाद और हायर प्राइस मिलेंगे। 740 का लेवल जो है वो ध्यान रखना होगा। 740 का लेवल जो है अगर जो है होल्ड करता है तो फिर आपके भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह आपके लिए फिलहाल के लिए निकल के आ रही है। इस बीच सर आज हमने देखा है कुछ एक शेयर जो कि काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उसमें एचईजी पे आपकी राय जानना जरूर चाहेंगे। आज ट्रेंड में भी है, गेनर में भी शामिल है और ये शेयर एक तरफा रैली भागता हुआ दिखाई दे रहा है और आज 5% की तेजी यहाँ पे पिछले एक महीने में इसमें 40% के आसपास का अपमूव आ चुका है। 10 बजे के शो में भी हमने इसको चर्चा में लेकर के आए थे, 45% इनफैक्ट। यहाँ से और भी क्या अपसाइड बाकी रह गया है एचईजी के अंदर? अभी जिन लोगों का मतलब पोजीशन है उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? और इसमें तेजी की वजह ये है क्योंकि जापान ने जो है चाइना के जो प्लेट्स होते हैं उसके ऊपर 95% की ड्यूटी लगा दी है, तो ग्रेफाइट और एचईजी इसका लाभ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिनके पास है उनको सर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी जो चार्ट पे एक वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होगा एंड फॉलो अप बाइंग भी अभी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 540, उसके बाद 590 तक जाएगा। 590 पे एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 590 के ऊपर क्लोजिंग होता है उसके बाद जाके नेक्स्ट आपको फिर से एकदम जो ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई वो दिखेंगे, लेकिन 590 तक अभी जा सकता है, हाईली पॉसिबिलिटीज है, जो कि एक मोमेंटम आ रहा है चार्ट में। तो मुझे लगता है जिनके पास है उनको अभी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, जिनके पास है उसको उनको जो है होल्ड करने की सलाह है। सर ग्रेफाइट पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे क्योंकि ग्रेफाइट पे भी सेम खबर है और ग्रेफाइट पे भी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। एचईजी और ग्रेफाइट में बेटर कौन सा है? देखिए, ग्राफाइट सर थोड़ा स्लो मूवर है, फंडामेंटल अच्छा है और एचईजी भी बहुत अच्छा है। एचईजी का प्रॉफिट आप देखेंगे कि 200 करोड़ के आसपास है, ग्राफाइट का देखेंगे 425 करोड़ के आसपास है। सो इनका मार्केट कैप देखेंगे जी 9,800 करोड़ के आसपास है। तो दोनों ही अच्छा है, लेकिन ग्राफाइट थोड़ा रिस्क फ्री लगता है मुझे। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्राफाइट है आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा आपका रिस्क कम होगा, लेकिन इसमें एचईजी में थोड़ा आपको रिस्क ज्यादा मिलेगा क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल है। तो दोनों ही अच्छा है। ठीक सर, चलिए जरा करण जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे मौजूद हैं। करण जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? क्या सवाल है आपका? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा आरसीएल के ऊपर सवाल है। मैं कुछ दिन पहले से ये सवाल पूछा था, मेरे को बोला गया था 460 का लेवल हो सकता है, तो इसलिए मैं होल्ड कर रहा था। मेरा 75 के अपना लिया तो वो 27 पे। आपने तो क्या आज रेट क्या बताया सर, किस भाव पे लिए हुए? 427 पे लिया था 75। अच्छा, तो अभी तो आपके खरीद के आसपास ही है। आसपास ही है। 450 तक भी गया था, मैं सोचा था मैं कल सेल कर दूं, बट डिविडेंड आज दे रहे हैं ना, तो ये सोचा ठीक है और एक दो दिन के बाद मैं सेल करूं, बट आज सडनली मतलब ऑलमोस्ट 16% से नीचे आ गया। तो क्या मतलब अभी नजरिया क्या करना चाहिए? आपका नजरिया वैसे आपने जब लिया था तो क्या सोच के लिया था, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैं ज्यादा दिन नहीं, मतलब 2-3 महीना ऐसा सोचा था। 2-3 महीना जो है वो आप होल्ड कर सकते हैं। 2-3 महीना का नजरिया थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी आपको लेवल्स बता देते हैं। आज बुरी तरह टूटा है, हालांकि खबर यहाँ पर ये है कि आरईसी के बोर्ड ने FY26 के लिए जो अपना उनका कर्ज का प्लान है उसको मंजूरी दे दी है। करीब 1.70 लाख करोड़ के कर्ज को जो है वो मंजूरी दे दी गई है बोर्ड की तरफ से। आज हालांकि दबाव देखने को मिल रहा है, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ करीब 4% नीचे शेयर। सर आरईसी कैसा लग रहा है आपको? नजरिया लंबा नहीं है, 2-3 महीने का ही नजरिया है। देखिए सर, 2 से 3 महीना मुझे लगता है कि कुछ टाइम ज्यादा नहीं है और 2-3 महीने में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि एक जो नियर रेसिस्टेंस है 445 से लेके 450 के अराउंड, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम ये है कि सस्टेन नहीं हुआ, हो सकता है कि फिर से एक बार आपको 395 400 का जोन मिलेंगे। तो अगर आपका 3 महीने का प्लानिंग है तो फिर आप थोड़ा और डाउन साइड आप देख सकते हो इसमें, क्योंकि आज भी देखेंगे कि 4.5% के आसपास नीचे आ रहा है। ट्रेंड यही है कि नीचे आने का ही पॉसिबिलिटीज अभी लग रहा है। लेकिन अगर आपका नजरिया है 1 साल से ज्यादा, उस केस में आपको ऊपर आप प्राइस मिलेंगे, नहीं तो 2-3 महीने में मुझे लगता नहीं कि अभी 460 470 क्रॉस करके फिर से ऊपर आएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं लगता। ठीक है सर। सर आरईसी पे बात हुई है तो मैं
और एनएचपीसी पे बात हो गई, तो आरईसी के बाद पीएफसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अगर हमें थंब लेना हो और पावर के ऊपर, आज थोड़ा सा पावर में दबाव देखने को मिल रहा है, पीएफसी कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ एनटीपीसी पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। एनटीपीसी अभी 358 के आसपास, 2.25% नीचे। तो सभी में जो तेजी देखने को मिली थी, आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है इंट्राडे लो के आसपास। पीएफसी भी है, एनटीपीसी भी है। इन दोनों पे क्या फ्रेश बाइंग की कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी? देखिए सर, फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है, क्योंकि जितना भागना था लास्ट 1.5 हफ्ते में भाग चुका है। उसके बाद अभी एक शॉर्ट टर्म करेक्शन पेंडिंग है, तो अभी फिर से नीचे आ रहा है, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा अभी करेक्शन हाईली पॉसिबिलिटीज है, तो इसीलिए एनटीपीसी एंड पीएफसी वाले स्टॉक जितने भी पावर्स काउंटर्स है सब अभी नीचे आ रहा है। अब जो पीएफसी है, इसका जो रिसेंट हाई है 433 435 के अराउंड, वहां से अभी नीचे आ रहा है। अभी 412 हो रहा है। मुझे लगता है कि 395 400 आपको कल या परसों तक दिखेंगे। और एनटीपीसी में सर अभी 357 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। एक वीकली रेजिस्टेंस था 377 के अराउंड, तो वहां से नीचे आ रहा है। तो मेरे को लगता है एक बार ना 340 335 तक आ सकता है। सो शॉर्ट टर्म में तो सर ऊपर आने का कोई चांसेस नहीं लग रहा है, बस 2 4 5 दिन, एक हफ्ते के लिए। उसके बाद जैसे ही पावर काउंटर भागेगा तो हो सकता है कि दोनों काउंटर फिर से मूव करे, लेकिन फिलहाल 2 5 दिन के लिए तो कुछ नहीं है। 2-5 दिन के लिए कुछ नहीं है। चलिए, इस बीच जरा एक बार और हमारे साथ एक बिहार से अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, सावन कुमार जी हमारे साथ हैं। सावन जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं सावन जी आप? जी मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए सर। सब बढ़िया सर। आपसे एक ही निवेदन है कि आपकी बार जब मानसून सीजन में सामान्य रहिएगा, ताकि बाजार की दिशा आप लोगों के ऊपर निर्भर है सावन जी, और पूरा बाजार आपको देख रहा है सर। जी सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका सावन जी? सर मेरा बैंक ऑफ इंडिया में ना 240 शेयर है, 108 रुपया मैंने लिया हूँ सर, क्या करें सर? 108 रुपया? जी सर। अच्छा, तो अभी कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर मैं कर सकता हूँ, महीना 2 महीना 3 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। महीने 2 महीने 3 महीने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, खैर अब 2 ही रुपए के आप मतलब ब्रेक इवन के आसपास ही हैं बैंक ऑफ इंडिया में। थोड़ा सा ये सेक्टर ही सुस्त है, क्या ही कहा जाए, लेकिन 1-2 महीने में अभी लेवल्स पूछते हैं क्या देखने को मिल सकते हैं। 1 महीने में 10 10.5% के आसपास की रैली रही है। 1-2 महीने के लिए क्या टारगेट सजेस्ट करेंगे सर बैंक ऑफ इंडिया में? सर 112 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, 112 के ऊपर सस्टेन करेगा तो उसके बाद एक बार 118 से 120 के अराउंड आ सकता है। लेकिन एक महीने में मुझे नहीं लगता कि बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स में, पीएसयू में ज्यादा अभी ऊपर आने का प्रोबेबिलिटी है। देखिए बैंकिंग सेक्टर आप देखेंगे जितने भी पीएसयू बैंक है तो सारे ही नीचे आया था। अभी लोअर वैल्यूएशंस पे ऑलमोस्ट सारे बैंक 8%, 10%, 15% चला है, तो इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया भी आया है। लेकिन फंडामेंटल एंड लॉन्ग टर्म अगर होराइजन के बाद मैं बोलूंगा बहुत ही सस्टेनेबल है, लिक्विडिटी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको 40, 50, 60% रिटर्न आ जाएगा। बैंकिंग काउंटर ऐसा नहीं होता है, तो जिनके पास है उनको एक बार पेशेंस रखना है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस है तो फिर आप होल्ड कीजिए, नहीं तो कभी भी अगर आपके पास कॉस्ट आए या तो आपका जो भी है आप एक बार निकल जाइए इस काउंटर से। लेकिन फिलहाल अभी मेरा सलाह ही रहेगा एक बार होल्ड कीजिए। लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेडिंग हो रहा है, 112 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद आपको इजीली नेक्स्ट 6-8 महीने में 125 से लेके 130 के आसपास मिलेंगे, तो उस टाइम पे आप एग्जिट कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। उस टाइम पे एग्जिट कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच पावर पे चूंकि हम आज फोकस कर रहे हैं, तो इसमें इरडा और एसजेवीएन दोनों में ही आज दबाव है, पूरे पावर पैक में ही। कोई संभावनाएं हैं सर? इरडा पे काफी पोजीशंस हैं, डेली बेसिस पे काफी सवाल आते हैं। 166 167 के आसपास चल रहा है, आज दबाव में है, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। आपकी क्या सलाह रहेगी इरडा को लेकर के अभी? सर मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छा खासा रैली रहा है और बहुत ही स्वीट रैली रहा है, जो कि लास्ट अगर आप देखेंगे कि जो 52 वीक लो दिया था 135 के अराउंड, सो 135 140 से इजीली बहुत अच्छा अभी ऊपर आया था 175 एंड 172 175 के अराउंड ऊपर आया था, तो अभी 166 चल रहा है। इतना भाग गया है एक हफ्ते में, अभी तो करेक्शंस होना ही है। तो करेक्शंस होंगे फिर से आपको एक बार 150 155 तक देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास है आप होल्ड कीजिए, निश्चिंत होकर होल्ड कीजिए, कोई बात नहीं। और लॉन्ग टर्म आपका व्यू रखिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ होने वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए इरडा के अंदर, ये सलाह है। तो घबराइए नहीं, हर रोज प्रश्न आप लोगों के जो आते रहते हैं, थोड़ा सा कुछ समय इंतजार कीजिए।
एसजेवीएन पे क्या व्यू है सर? एसजेवीएन पे फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है क्या अभी? देखिए एसजीपीएन पे सर बेसिकली अगर हम देखेंगे, बात करेंगे चार्ट में, एक बॉटम बनाया रिसेंटली, पैराबोलिक बॉटम बनाया जो कि 82 83 के अराउंड, सो अभी वहां से 93 चल रहा है, लेकिन जो एक रेसिस्टेंस है वो है 98 के अराउंड, सो 98 99 बहुत बड़ी रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि 98 99 के बाद ही यहाँ पे कुछ मोमेंटम आ सकता है, और प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम लग रहा है शॉर्ट टाइम में, क्योंकि बहुत ही स्लो है एंड लिक्विडिटी तो ठीक ठाक है, 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है, ठीक ठाक है, फंडामेंटल को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो है, चलेगा, धीमे चलेगा, स्पीड से नहीं। थोड़ा धीमे चलेगा पर चलेगा, ये सलाह है यहाँ पर जो है निकल करके आ रही है। और इस बीच हाईटेक पाइप्स को लेकर के बहुत देर से परेशान है हमारे दर्शक। एक अभी अगर जो देखें, जो भाव देखने को मिल रहा है हाईटेक पाइप्स में, वो देखने को मिल रहा है 105 के आसपास का। ये भी इंट्राडे लो पर ही है, 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इन्होंने हाईटेक पाइप ले रखा है। अब इनका सवाल थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ, सुमन जी हैं, सुमन विपिन झा, 135 के रेट पर लिया हुआ है, 100 शेयर। कह रहे हैं क्या एवरेज करना चाहिए मुझे? 30 रुपए के नुकसान पे है, 3% तो आज ही टूट गया है शेयर। इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया सर उस तरीके से। पिछले 1 महीने में करीब 2.75% का नेगेटिव रिटर्न है। 4-5 दिन में 7 7.5% करेक्ट हुआ है। इनके भाव आने की संभावना है? देखिए लास्ट 7-8 साल से नॉन स्टॉप बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, और और अगर आप देखेंगे कि नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर में नियर अबाउट 7% डिक्रीज हुआ है प्रोमोटर होल्डिंग, मार्केट कैप से ज्यादा नहीं है, 2100 करोड़ के आसपास कंपनी है, तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हमेशा से रहता है, और इतना ऊपर से नीचे आया है, तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म पे ना बेस एक क्रिएट कर रहा है, अभी नहीं किया है परमानेंटली, सो 98 95 एक बेस है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना बहुत ही रिस्की हो सकता है, फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकल भी इतना नीचे आ गया है, तो इसीलिए थोड़ा बाउंस बैक ऐसे मिल सकता है कि आपको 120 130 के आसपास भाव मिलेगा नेक्स्ट 2-3 महीने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बहुत बढ़िया है। तो मेरा सलाह रहेगा, अगर आपने लिया हुआ है तो आप एक बार, आपने बाइंग प्राइस सर कितना प्राइस बोला, बाइंग प्राइस? जी, इन्होंने लिया हुआ है 35 पे लिया हुआ है, 135 पे। ओके, तो 135 में उनको मिल जाएंगे नेक्स्ट 2 से 3 महीने में। अगर कभी भी 2 से 3 महीने में आता है प्राइस, तो उसके बाद उनको एग्जिट करना चाहिए, लेकिन यहाँ से वेल्थ बनेगा और फ्यूचर में कंपाउंड होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, सो इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए इग्नोर करूंगा, लेकिन शॉर्ट टाइम में कॉस्ट टू कॉस्ट आने तक वेट करूंगा। चलिए, प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं सर विपुल जी, प्रदीप जी, हर हर महादेव। कह रहे हैं कि आज एनटीपीसी 366 में बेच दिया है और भी कई स्टॉक से 4-5% प्रॉफिट में निकल गए हैं। इसके चक्कर में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इससे टैक्स की समस्या तो नहीं होगी? मार्च का महीना है, अभी तो खैर नहीं होगी, लेकिन सर भाई अगर पैसे कमाएंगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसमें क्या समस्या है? पैसे ना कमाने के बाद कोई ले पैसे तब तो ठीक है, पैसे आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत सरकार की मदद करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे प्रदीप सर? देखिए टैक्स तो सरकार ले ही रहा है सर, बहुत अलग अलग टैक्सेस है, अब जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, सो बेटर रहेगा अगर आप रियली आप ऑनेस्टली पैसा बनाना चाहते हो तो थोड़ा कम ट्रेड कीजिए और इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सर मैं भी एक इन्वेस्टर ही हूँ, मैं हमेशा इन्वेस्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म के होराइजन में, और ईयर एंडिंग चल रहा है, अगर आपके पोर्टफोलियो में, अगर हमारे कोई भी व्यूअर्स के पोर्टफोलियो में लॉसेस हो रहा है, तो अभी अगर आप बुक करेंगे तो बेनिफिट यही है कि ईयर एंडिंग में आप लॉस दिखा सकते हो और आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट बुक करोगे अप्रैल के फर्स्ट वीक पे, उससे जाकर सेकंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो आ जाएगा। सो यही है, वेट कर जाइए एक बार, और पैसा अगर आ रहा है अच्छा से तो नो इशू, लेकिन ट्रेडिंग से थोड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे, उसमें व्यू रखेंगे लॉन्ग टर्म में, तो बेटर पैसा आप बना सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा सर। और अब चूंकि पावर पे हमने फोकस रखा हुआ है, तो 2 शेयर और, अदानी पावर जो कि 502 पे है, टाटा पावर जिसपे काफी सवाल हमारे पास रहते हैं, और टाटा पावर में अभी अगर हम देखें तो 378 के आसपास का लेवल है। इन दोनों पे अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? देखिए सर, अदानी पावर, सर अदानी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है इंडिया में, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के बाद जो मोमेंटम आया एंटायर अदानी ग्रुप में, कोई भी अदर्स ग्रुप में मैंने नहीं देखा, और इतना बार प्रॉब्लम आया हिंडनबर्ग को लेके, अलग अलग कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग मैटर्स पे,
कभी भी अदानी का जो एंटायर ग्रुप है कभी भी मतलब फेल नहीं हुआ, हर बार आता है, बाउंस बैक करता है। और पावर्स में इतना ऑर्डर्स है, इतना कमिंग डेज में भी इतना ऑर्डर्स आने वाला है, प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। मतलब अदानी पावर में आप प्रॉफिट देखेंगे नियर अबाउट 13,000 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफिट है, नीट प्रॉफिट 1,90,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। पी भी देखेंगे ज्यादा नहीं, ओनली 15 है। सो मुझे लगता है कि 500 के अराउंड जो अभी ट्रेडिंग हो रहा है एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है। ऑल टाइम हाई देखेंगे 874 के अराउंड है, ऑल टाइम लो देखेंगे 437 के आसपास है। तो अभी जो 500 का लेवल चल रहा है सर, अभी कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद का जो नेक्स्ट मोमेंटम होगा ना, नेक्स्ट 2 से 3 साल में अदानी पावर के लिए बहुत ही ब्राइट हो सकता है। अभी 502 चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार अगर 500 के ऊपर सस्टेन होता है, नेक्स्ट 1.5 से 2 साल में हाईली पॉसिबिलिटीज है आपको 750 से 800 का भाव अदानी पावर में मिलेगा। और क्योंकि देखिए अदानी ग्रुप है, थोड़ा हाई वॉलेटाइल रहता है हमेशा, इसीलिए आपको आपका रिस्क मैनेज करना है, थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ काम करना है। और टाटा पावर देखिए बहुत ही सस्टेनेबल है, अच्छा रिटर्न दिया है। टाटा पावर अदानी पावर दोनों बढ़िया मेरा पिक है, लेकिन टाटा पावर उतना वॉलेटाइल नहीं है। सो अगर आप थोड़ा कम रिस्की वाला लेना चाहते हो तो फिर टाटा पावर, और थोड़ा लगता है कि नहीं आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो फिर आप अदानी पावर के साथ जा सकते हो। ठीक है सर, जरा रितेश जी से बातचीत कर लेते हैं, दिल्ली से ही है हमारे साथ। रितेश जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया। बताइए क्या दुविधा है? छोटी सी दुविधा है सर। HL है 4600 पे। हाँ 10 शेयर है, तो अभी हमारा टारगेट आ जाएगा क्या 6 से 8 महीने के बीच में? 6-8 जिस हिसाब से डिफेंस में मूवमेंट चल रहा है। सर संभावनाएं तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। एक महीने में जब जिस तरीके से रैली रही है 28% के आसपास तो भाग चुका है HL, लेकिन हाँ थोड़ा सा अब समय लग सकता है इस वजह से, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है। आज हम देख रहे हैं काफी अच्छे मोमेंटम में है, 3-3.5% ऊपर HL का शेयर। बाकी प्रदीप जी आप बताइए, क्या इनका भाव आ जाएगा? 4600 के ऊपर लिए हुए हैं और 6-8 महीने तक वेट कर सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली आएंगे और उनको होल्ड करना चाहिए। लास्ट 2 हफ्ता पहले जब हमने बात किया था उस टाइम पे 3,200 3,400 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा था, तो तभी हमने बताया था कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग हेल। तो अभी 4,160 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आपको ऑल टाइम हाई भी बनते दिखेंगे, 5,621 के अराउंड ऑल टाइम हाई है, वो भी आपको दिखेंगे। आप एक बार वेट कर जाइए 6 से 8 महीना, क्योंकि डिफेंस काउंटर एक ऐसा काउंटर है इंडिया में जो कि नेक्स्ट 10 साल के लिए जो विकसित भारत है, मोदी जी का जो एक नेक्स्ट जो एक प्लानिंग है विकसित भारत, तो उसमें डिफेंस रेलवे बहुत ही चलने वाला है। तो इसमें हेल देखेंगे आप, म्यूचुअल फंड जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है जो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, हेल में सबसे ज्यादा वेटेज है। तो मेरा ख्याल यही रहेगा सर, एक बार होल्ड कीजिए एंड नेक्स्ट फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है इस काउंटर में। होल्ड कीजिए सर, भविष्य अच्छा है आपका। और सगुप्ता परवीन जी कह रही है सर मेरा सवाल एक बार ले लीजिए। मैम सवाल भेज तो दीजिए, इसी में सवाल भी वो ऐड कर देती हैं तो आपका प्रश्न भी हो जाता। अब आपका प्रश्न मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका प्रश्न मिल नहीं रहा है, लेकिन इस बीच पुनीत पटेल जी का सवाल ले लेते हैं तब तक। SCC के ऊपर इनका सवाल है, 38 के भाव पर लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन सर, HCC पर इनका प्रश्न है। अभी ये चल रहा है 25-26 रुपए के आसपास ये, और इनको इन्होंने ले रखे हैं 38 के भाव पर, तो 12-13 रुपए अभी भी नुकसान में है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे लेकर के। अभी क्या करें सर, वेट करें या फिर एक नुकसान बुक करें? देखिए सर, उनको वेट करना चाहिए 22 रुपीज का एक स्टॉप लॉस के साथ। अगर कभी भी 22 रुपीज ब्रेक करता है तब जाके उनको एग्जिट करना चाहिए। देखिए ऐसे मैंने बहुत बार सुनता हूं मैं हमेशा कि HCC ऊपर आएगा, HCC नहीं कि HDFC होगा, ऐसे भी सुना है मार्केट में, लेकिन कभी होता नहीं है। सो अगर लास्ट 1.5 से 2 साल का अगर हम देखेंगे कि बहुत ही अच्छा 15 रुपीज से नियर अबाउट 60 रुपीज तक गया था, अभी 60 रुपीज से नीचे आते आते फिर से 25 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। लेकिन 22 में आप एक बार वीकली बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, कभी भी ब्रेक होता है तो निकल जाइए। अदर्स भी काउंटर है तो उसमें जाके बहुत ही अच्छा मौका आपको मिलेंगे, क्योंकि मार्केट अभी नीचे आया है, आप होल्ड कीजिए। नेक्स्ट जैसे ही थोड़ा मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा आपको 32-35 के प्राइस मिलेंगे। उस टाइम पे आपको नहीं वेट करना है, आपको एग्जिट करना है उस टाइम पे। ठीक सर। देवेंद्र जी नेगी जी कह रहे हैं कि नमस्कार सर, जुपिटर वैगन पे इनका प्रश्न है और ये इन्होंने 350 शेयर खरीद के रखे हुए हैं। 350 रुपए पर भाव के पास इन्होंने लिए हुए हैं।
कह रहे हैं क्या एवरेज कर सकते हैं? अभी जरा बताएं क्या करना चाहिए। जुपिटर वैगन जो है सर 350 पर शेयर के भाव पर आपने लिए हुए हैं, 370 पे आप एवरेज करने की बात कर रहे हैं। 20 रुपए तो आपके भाव से ऊपर है, कहना क्या चाह रहे हैं सर आप? वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। सर जुपिटर वैगन रिकवरी आई है इसमें भी बाकी रेलवे की तरह, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जुपिटर वैगन को लेकर के? देखिए मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। अगर उनका 350 के अराउंड बाइंग है सो बहुत ही अच्छा उनका अभी प्रॉफिट हो रहा है। सो वेट कर जाइए, बहुत ही जल्दी आपको 400 के ऊपर दिखेंगे और 420 430 प्राइस मिलेंगे, तो एक बार उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी होल्ड करने की ही सलाह है नेगी सर आपके लिए, तो अभी आप बने रहिए। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि गेल के अंदर, गेल और एनएमडीसी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं। गेल सर काफी सारे फंडामेंटल एनालिस्ट की रडार पर रहा है और लोग यहाँ पर बाय करने की और लंबे समय के लिए होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। अभी 160 75 70 75 के आसपास, क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिहाज से ले सकते हैं इसको? 12,400 करोड़ का नीट प्रॉफिट है ईयरली, बहुत ही अच्छा, और 1,15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, और इतना करेक्शन अभी हुआ है 240 से सीधा नीचे आया था 150 के अराउंड। सो मुझे लगता है कि एक बार 175 जो भी ट्रेडिंग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगर उनका व्यू 6 से 8 महीना है तो एक बार 195 और 195 के ऊपर सस्टेन करता है तो 230 से जो 240 के अराउंड उनको प्राइस मिलेंगे। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छा है। टेक्निकल पे शॉर्ट टर्म पे एक पैराबोलिक पैटर्न, एक बॉटम बनाया है और एक मोरोबुजू कैंडल बनाया। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वीकली पैटर्न पे मोरोबुजू कैंडल बनता है उसके बाद सस्टेनेबिलिटी बहुत ही अच्छा होता है। सो टेक्निकल चार्ट में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा रिस्की वॉलेटाइल वाला स्टॉक नहीं कि यहाँ से 10-20% इमीडिएटली आपको एक हफ्ते में भाग जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। सो पेशेंस रखिए, नो डाउट बहुत ही अच्छा है। धैर्य बनाइए सर, और जो है ये शेयर में कोई समस्या नहीं है, आप बने रहिए, ये आपके लिए सलाह रहेगी। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और जो है बेस्ट शेयर बताइए सर इन्वेस्ट करने के लिए। ये बहुत लोगों के सवाल रहते हैं सर कि बेस्ट शेयर बता दीजिए जो अभी पैसे लगा दें। अभी वैसे इनके प्रश्न के साथ साथ मेरा भी प्रश्न है कि अभी बाइंग की सलाह कहाँ दे रहे हैं, खासतौर से ऐसे बाजार में जिसमें एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है, थोड़ी बहुत सुस्ती आज जरूर देखने को मिल रही है। क्या ऐसे में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आप तलाशेंगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जहां पर आप हमारे दर्शकों को निवेश की सलाह दे सकें? देखिए सर, फ्रेश बाइंग मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि फ्रेश बाइंग लास्ट 2-3 हफ्ता पहले हमने बताया था। जो कि स्टॉक मैंने बताया था लाइक एक्सिस बैंक हमने 970 से बताया। एक्सिस बैंक अभी 1100 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, तो एक्सिस बैंक स्टिल हमारा बाइंग पे ही है, रिकमेंडेशन था। जियो फाइनेंशियल सर्विस मैंने बताया था आपके चैनल में, आपको याद है कि 215 216 पे था। रिसेंटली 230-35 हुआ था, लेकिन फिर से नीचे आ रहा है, तो इसमें भी अभी पोटेंशियल है। विप्रो मैंने सेल कॉल दिया था, विप्रो पे भी अभी मैं एक्टिव हूँ। मैंने जो एंटायर रेलवे सेक्टर है, जैसे ही थोड़ा नीचे आया था उस टाइम पे मैंने बताया था, तो अभी उससे थोड़ा बहुत ऊपर आ गया है। तो यही काउंटर्स में आपको लोअर वैल्यूएशंस में इन्वेस्ट करना है। फ्रेश इस लेवल पे कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि आई बिलीव सर वन थिंग, मार्केट जब भी ऊपर है उस टाइम पे जितना आप इग्नोर कर पाएंगे बाइंग, उतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आपको सीएजीआर बहुत अच्छा मिलता है उस टाइम पे। तो अभी तो सर 1-1.5 हफ्ता बहुत ही मार्केट चल चुका है, सो बेटर होगा एक बार आप फिर से वेट कीजिए। नेक्स्ट 2-3 हफ्ता बाद आपको मौका मिलेगा, उस मौके पे आप चौका मारना, अभी नहीं। अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए। पिछली रैली मिस हो गई है, अगली रैली में मिस मत कीजिएगा, वो आपके लिए सलाह है। चलिए इस बीच सरिता देवी जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। सरिता जी को नमस्कार। आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? आशीर्वाद है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से। अच्छा अच्छा, राजस्थान से बोल रही हैं। क्या करती हैं सरिता जी आप? सर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर के पद पर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया मैम, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न 2 चीजों को लेके था, एक तो सेल और एक जोमेटो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। काफी एवरेज कर लिया, फैमिली में सबके पास है। सर मैम अभी तो जोमेटो में मतलब जो है ना, पिज्जा विज्जा मंगाते रहिए, कुछ खाना वाना ऑर्डर कर दीजिए, पर अभी रहने सर मैं वेट कर लूंगी, 6 मंथ का आएंगे तो 6 मंथ का व्यू रख लेंगे। किस रेट पे लिया है वैसे आपने जोमेटो? सर मेरा एवरेज होके 261 रुपए 70 पैसे पे आया। 261 का भाव है। स्टार्टिंग में मैंने 284 में खरीद लिया था, गलती। अब मुझे खाली बस एक ही बात का डर लग रहा है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि पेन आपके लिए और बढ़ जाए, क्योंकि अभी जो है इसके लिए कंपटीशन शुरू नहीं हुआ है
और उसके बावजूद दबाव में आ गई है कंपनी, काफी एक्सपेंड कर रही है, कैश बर्न कर रही है, जो कि एनालिस्ट को पसंद नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे जो बाजार के एक्सपर्ट हैं उनको। सर क्या सलाह रहेगी, क्या वेट करना चाहिए, क्या एवरेज करना चाहिए, या फिर अब मान लें कि भाई चलो ठीक है अब नुकसान बुक कर लेते हैं? आप क्या सलाह देंगे जोमेटो पे? हालांकि इनकी बॉडी देखिए लैंग्वेज से लग रहा है कि वो नुकसान बुक नहीं करना चाह रही। जी देखिए सर, बात यही है कि इतना इन्होंने होल्ड किया है तो एक बार उनको 195 मेरा लास्ट स्टॉप लॉस रहेगा, उतना उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 302 है ऑल टाइम हाई और 172 है 52 वीक लो। सो अभी एक जो पैटर्न बनाया सर, वो बेसिकली जैसे ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद ना भी कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हो गया लास्ट 2 हफ्ते पे, जो जितना एक रैली आया था वो रैली में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया जोमेटो, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। और सेकंड, अभी 200 के अगर नीचे चला जाएगा तो खराब हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि 180 एंड 190 ये जो दोनों प्राइस है, इस प्राइस से थोड़ा बाउंस बैक करना चाहिए, मेरा फाइनल यही रहेगा। क्योंकि लास्ट भी हमने देखा है जोमेटो जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद 115 120 के बाद हमने देखा था ऑलमोस्ट 40 रुपीज के अराउंड आ गया था। सो 40 रुपीज से लगातार नॉन स्टॉप फॉलो अप बाइंग आया है, उसके बाद हमने देखा कि 300 तक गया था। सो अभी 200 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। जोमेटो भी मेरा बहुत फेवरेट काउंटर रहा है और मैं पर्सनली कभी कभी बुक ही कर लेता हूँ जोमेटो से, कुछ बिरयानी खाना हो, कुछ भी लेना हो, मैं जोमेटो यूज करता हूँ बेसिकली। लेकिन देखिए जब फंडामेंटल देख पा रहा हूं मैं, तो इनका फ्यूचर पोटेंशियल तो है सर बिजनेस में, लेकिन देखिए चार्ट के साथ चलना पड़ेगा, करंट सिचुएशन के साथ चलना पड़ेगा। तो सिचुएशन यही मेरे को बोल रहा है कि एक बार 195 शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट होराइजन है, फाइनल आप चाहते हो कि नहीं मैं हाँ या ना एग्जिट करूं, तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 180 फाइनल स्टॉप लॉस, लेकिन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए 195 स्टॉप लॉस। मुझे लगता नहीं यहाँ से और 20 रुपया नीचे आ सकता है, उससे ज्यादा तो नीचे मेरे को नहीं लगता है कि आना चाहिए। अगर आता है तो उस केस में मैं इस काउंटर पे और नहीं रहूंगा। ठीक है सर, चलिए तो ये राय निकल करके आ रही है। और इस बीच शगुफ्ता परवीन जी का प्रश्न भी आ गया है और वो रिलायंस लेकर के बैठी हुई है 926 पे 50 शेयर, करें क्या करना चाहिए? एक तो अच्छी बड़ी दिग्गज कंपनी के साथ आप हैं, नजरिया आपने बताया नहीं हालांकि कि क्या निकलने की सोच रही है क्या, लेकिन अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी लेवल पे आपकी बाइंग है, दिग्गज कंपनी है, सर क्या होल्ड करके रखें? डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए। और आई थिंक 2 हफ्ता पहले भी हमने रिकमेंड किया था, उस टाइम पे 1150 1160 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था, तो वो प्राइस आई थिंक आपको फिर से नहीं मिलेंगे। और अभी 1280 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि सर एक बार उनको होल्ड ही करना चाहिए। नेक्स्ट आपको 1350 1400 1500 का भाव मिलेंगे, उस प्राइस पे जाके आप एग्जिट करना, लेकिन अभी एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है, होल्ड कीजिए, एकदम बहुत ही बढ़िया कंपनी है। होल्ड कीजिए, बहुत बढ़िया कंपनी है, ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच रघु शाह जी का सवाल ले लेते हैं। रघु शाह जी जानना चाह रहे हैं इरकॉन को लेकर के कि 290 पर खरीदे हुए हैं, अभी क्या करें? रेलवे में काफी अच्छी रैली तो आ गई सर, लेकिन अभी क्या करें, क्योंकि इनकी खरीद का भाव तो काफी दूर पे है अभी भी, 2.5% नीचे आज शेयर ट्रेड करता हुआ। और इरकॉन का शेयर जो अभी ट्रेड करता हुआ वो इनकी खरीद से दूरी है। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर? देखिए सर, मुझे लगता है कि लास्ट जो 1-2 हफ्ते से बाइंग आया ना, ये बहुत ही अच्छा है। अगर उनको एवरेज करना है तो नेक्स्ट 2-3 दिन में और थोड़ा करेक्शन मिल सकता है, तब जाके आप एवरेज कीजिए एंड होल्ड कीजिए। नो डाउट रेलवे काउंटर को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ। एंड जब से मैं बोला था कि नीचे आएगा, नीचे आया, जब से मैं बाइंग कर रहा हूँ फिर से ऊपर आया, अभी मैं बोल रहा हूँ फिर से एक हफ्ता हो सकता है कि नीचे यहाँ से आपको 8 to 10% नीचे मिलेंगे। जब मिलेंगे आप फिर से एवरेज कर लीजिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक है। अभी सर होल्ड कीजिए। चलिए दीप चौधरी जी से बातचीत कर लेते हैं, अब हमारे साथ मौजूद हैं अगले दर्शक। दीप जी को नमस्कार। नमस्कार रवि जी, कैसे हैं? सब बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं, क्या प्रश्न है आपका? मैं भी अच्छा हूँ। क्या प्रश्न है सर आपका? अच्छा, मेरा 2 सवाल है। एक है आईओसी शेयर के लेके, जो मेरा खरीदा भाव है 139 पे, अच्छा, और आपका एसबीआई है 752 में, तो क्या करें फिर? एसबीआई किस भाव बताया आपने? 752। 752? यस। ठीक है, 752 कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? 6 महीना। 6 महीने के आसपास। आईओसी में नुकसान हो रहा है 9 रुपए का, ज्यादा नुकसान नहीं है सर,
क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आईओसी को लेकर के? आईओसी में जो है करीब 11-12% के आसपास का रिटर्न दिया है पिछले 1 महीने में आईओसी ने। हालांकि अभी भी चिंताएं जो है बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं नियंत्रण में रहेगी कच्चे तेल की कीमतें। आप कैसे देख रहे हैं आईओसी को? और इसके अलावा फिर इनकी दूसरी कंपनी में बात करते हैं। देखिए 130 के अराउंड अभी ट्रेडिंग हो रहा है सर। 136 का एक रेजिस्टेंस है, 136 के ऊपर जैसे ही जाएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 145। तो 136 ब्रेक होने के बाद 145 146 आपको दिखेंगे। थोड़ा टाइम चाहिए इसमें, 6-8 महीना चाहिए। जितने भी ऑयल्स काउंटर है, क्योंकि क्रूड ऑयल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है और अप डाउन चलता है। और बीच में टैरिफ का न्यूज भी आया था, तो इसलिए थोड़ा कंसिडरेशन इसमें होगा। और एसबीआई नो डाउट प्राइस तो बहुत ही अच्छा है कि 752 आपने प्राइस बोला, अभी 763 प्राइस चल रहा है। सो एसबीआई नंबर 1 कंपनी है बैंक में। सो मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। एंड फंडामेंटल टेक्निकल दोनों कंपनी का ही अच्छा है, और आपका प्राइस भी ज्यादा खराब नहीं है, नीचे नहीं है, बहुत ही बढ़िया प्राइस पे आपने लिया, करेक्शंस पे आपने लिया। तो एक बार वेट कर जाइए, हो सकता है मार्केट एक बार 6-8 महीना लगाएगा ऊपर आने में, तो फिर से आपको एक बार ऐसे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेंगे। ठीक सर, चलिए पूजा जी का प्रश्न ले लेते हैं। और पूजा जी कह रही हैं, पूजा है नासिक से। पूजा जी इंडियन ओवरसीज के भाव पे बात करना चाह रही हैं। कह रही हैं कि 72 के भाव पर लिया हुआ है 500 शेयर, 1 साल होल्ड किया, अभी भी होल्ड करूंगा, एग्जिट करूं। ये समस्या हुई है पीएसयू बैंकों के साथ, ये दिक्कत आई है कि लोग लंबे लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, रैली नहीं आई है, लेकिन अभी भी इनकी खरीद से काफी दूरी है सर। 42-43 के आसपास जो है ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप टिप्पणी करना चाहेंगे आईओबी को लेकर के? इन्होंने 72 पे लिया हुआ है। देखिए सर, अभी मुझे लगता है कि 52 वीक जो लो है 41 के अराउंड है, तभी 43 चल रहा है। तो नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में फिर से और नया कोई 52 के यहाँ पे दिख सकता है। सो अभी जो बॉटम जोन है सर वो 36-37 के अराउंड हो सकता है, तो यहाँ से भी नीचे जाने का चांसेस है। ठीक सर, तो चलिए इस बीच ये टिप्पणी यहाँ पर जो है आईओबी को लेकर के निकल करके आती हुई एक आध सवाल जो है हम देखते हैं। कुछ एक ऐसे शेयर जिसमें आज हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस पर इंडसइंड बैंक में अब क्या करें? कुछ भरोसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या दोबारा? देखिए लास्ट वीक भी सर मैंने बोला था, हाँ, कितना ब्रोकर्स कॉल आया था पॉजिटिवली, लेकिन मैं पॉजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं। क्योंकि मैं लोगों के ऊपर से ट्रस्ट करता हूँ, एक ही चीज मेरा फॉर्मूला है, ट्रस्ट बट वेरीफाइड। तो इंडसइंड बैंक के साथ जो हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि नेक्स्ट ईयर से फ्रेश रिसेंटली कुछ हो सकता है। अब मैं प्राइस एक्शन के ऊपर मैं बिलीव करूंगा 750 के ऊपर, जब वीकली बेसिस पे 2 हफ्ता सस्टेन करेगा, उसके बाद जाके मैं फिर से पॉजिटिव हो पाऊंगा। लेकिन मैं अभी भी इस पे डरा हुआ हूं, क्या पता नेक्स्ट येस बैंक जैसा सिचुएशन ना हो जाए, खराब ना सिचुएशन हो जाए। और मैं कहीं पे न्यूज भी पढ़ रहा था कि इंडसइंड बैंक ने का जो बोर्ड है नेक्स्ट सीईओ को एंड कुछ जो हायर मैनेजमेंट है उनको आई थिंक नया निकलने वाला है और नया कोई आने वाला है। सो ये एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है कि जो न्यू मैनेजमेंट आएगा वो आने के बाद उन लोगों का कैसे क्या व्यू रहेगा। और प्रोमोटर होल्डिंग भी आप देखेंगे कि लास्ट यार 1 साल में 1.5 साल में आप देखेंगे कि नियर वो 15% डिक्रीज हुआ है। तो यही एक मेरा प्रॉब्लम है। और रिसेंटली जो डेरिवेटिव का प्रॉब्लम हुआ है, और उसके बाद देखिए मार्केट भी परफॉर्म हुआ है, ऐसा नहीं कि निफ्टी बैंक निफ्टी भागा नहीं है। ओनली फॉर इंडसइंड बैंक की ऐसा कंपनी है जो अभी तक भागा नहीं है। सो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन यही आ रहा है कि भैया वेट कर जाइए, कुछ धमाका होने वाला है। धमाका ऊपर का साइड तो अभी नहीं आया, ऊपर का साइड 750 के ऊपर होगा, उससे पहले नहीं। ठीक है सर, तो ये जो है राय जो है इंडसइंड बैंक पे अगर आपकी पोजीशन रही है तो राय निकल करके आ गई है। चलिए इन सब के बीच में अब जरा वक्त हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट खबरों के खेल का। खबरों का खेल खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम बताते हैं आपको कि कौन सी खबरें हैं जो इस समय जो है आपके पोर्टफोलियो को चमका सकती हैं। उन खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, और खबरें ही बताती हैं आपको माला माल। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और पहली कंपनी एनसीसी, जिस पर हम जिक्र ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं तो इस पर जरा टिप्पणी जानना चाहेंगे प्रदीप जी की। एनसीसी पर खबर यह है कि बीएसएनएल से 10,804 करोड़ के 2 एडवांस ऑर्डर मिले हैं और सुबह से ही काफी अच्छी मोमेंटम में शेयर है। भारतनेट के नेटवर्क के डिजाइन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस से जुड़े हुए कंपनी को ये ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं।
इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड टेलीकॉम सर्कल के लिए 2647 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। तो बड़े ऑर्डर्स की खबरें हैं और बड़ा मूव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर। अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आज सुबह से ही सर मोमेंटम में है एनसीसी का शेयर। आपकी टिप्पणी क्या होगी एनसीसी को लेकर के? 3.25% ऊपर। सर आपका साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जितना मैं समझ में आ पा रहा हूँ कि एनसीसी को लेके आपने पूछा है। देखिए एनसीसी मुझे अच्छा ही लगता है और आज भी चार्ट में ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास ऊपर आया है। तो मुझे लगता है कि सर एक बार उनको होल्ड करना चाहिए। 200 जो रिसेंटली हाई था 218 के अराउंड, तो 218 के ऊपर सस्टेन अगर होता है तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है ना 266 270 के अराउंड है। तो 260-70 से पहले तो रुकने वाला नहीं है। तो जिनके पास है होल्ड कीजिए और फ्रेश यहां से भी आप बाई कर सकते हो, क्योंकि काउंटर में मोमेंटम है, तो आप होल्ड कर सकते हो, फ्रेश बाई भी कर सकते हो। ठीक सर, आवाज मिल रही सर आपको अब? यस यस यस, यू आर ऑडिबल सर। चलिए ठीक है, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो संपर्क में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली कंपनी सर जो है इरडा है, जिसमें कि 10 साल के निजी टियर 2 बॉन्ड के जरिए कंपनी ने 910 करोड़ रुपए जुटाए हैं और आपको बता दें 7.74% के कूपन रेट पर जो है कंपनी ने जो है रकम जो है जुटाई है। FY 25-26 के लिए करीब 30,000 करोड़ के बोरोइंग प्लान को भी कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी है दे दी। आज थोड़ा सा दबाव में है इरडा का शेयर, लेकिन एक बार फिर से सर अगर आप इरडा पे टिप्पणी कर सके 165 के आसपास। Yes, sir. As we discussed earlier, we need to keep patience because of one thing, the sector is looking very good for long term. Short term just इसमें corrections थोड़ा हो रहा है, लेकिन हमको वेट करना है और पेशेंस रखना है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यूचर होने वाला है डिफेंस और रेलवे सेक्टर, तो इसमें होल्ड करना है और फ्रेश यहाँ से 30-40% आपसे 1.5 से 2 साल में मैं दिखता हूँ, तो एक बार वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है मारुति, नहीं माफ कीजिएगा सीमेंस। सीमेंस पे जो है खबर ये है कि सीमेंस लिमिटेड और सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड के डिमर्जर को एनसीएलटी की तरफ से मंजूरी अब मिल गई है। सीमेंस एनर्जी इंडिया को स्टॉक एक्सचेंज में अब जो है अलग से लिस्ट जो है वो कराया जाएगा। सीमेंस लिमिटेड के शेयर धारक को 1:1 के रेशियो में इक्विटी अलॉटमेंट होगा, यानी कि अगर आपके पास सीमेंस के एक शेयर है तो सीमेंस एनर्जी का भी एक अतिरिक्त शेयर आपको मिल जाएगा। इक्विटी अलॉटमेंट के लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो 7 अप्रैल निर्धारित की गई है और आज ये शेयर जो है वो लगातार ट्रेंड में बना हुआ है सर और अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब 0.25% के आसपास की बढ़त, माफ कीजिएगा, सीमेंस में अभी अगर हम देखें तो ठीक ठाक मजबूती देखने को मिल रही है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ सुबह से ही तेज था। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर 5,472 पे सीमेंस? देखिए अभी तो एक मोमेंटम आ गया है और चार्ट में भी लुकिंग सो गुड, नीचे से एक बेस बनाया और प्राइस एक्शन फॉलो अप बाइंग हो रहा है। सो मुझे लगता है एक बार जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाई भी करना चाहते हो सो यू कैन डू नाउ, नो प्रॉब्लम इसमें। और एक अच्छा सा बेस बनाया और एक बेस लगता है सर कंफर्मेशन हो गया है, क्योंकि वॉल्यूम इतना अच्छा हुआ है और वीकली चार्ट पे लगातार 4 से 3 हफ्ता लगातार ऊपर आ रहा है, तो लगता है एक बॉटम भी अच्छे खासा यहाँ पे नीचे हुआ है। और नेक्स्ट जो टारगेट होने वाला है, अभी तो आपने बताया न्यूज, लेकिन जो अभी करंट अगर चार्ट के हिसाब से हम टारगेट देंगे तो मिनिमम 6,350, उससे पहले तो सर कोई यहाँ पे बड़ी रेसिस्टेंस है ही नहीं। तो जिनके पास है वो होल्ड कीजिए, यहाँ से और रिकवरी आने का हाईली पॉसिबिलिटीज है। जी चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। अगली कंपनी है मारुति। मारुति पे खबर ये है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी से करीब 2966 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिला है और FY 21-22 के लिए 2,966 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है ये कंपनी को मिला है। आज जो है थोड़ा सा दबाव जो है मारुति में देखने को मिल रहा है और अभी क्या करें सर मारुति के अंदर, क्या कोई संभावनाएं हैं भविष्य को लेकर के? देखिए लॉन्ग चार्ट में तो सर एक बेसिकली काप एंड हैंडल पैटर्न अभी एक मेकिंग जोन पे है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे कि हमेशा टेक्निकल पे एक पैटर्न है सैंडविच पैटर्न, तो सैंडविच पैटर्न बनाता है मारुति। सो एज पर द पैटर्न 11,750 के आसपास अभी ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो ऑटो सेक्टर, आप चाहे मारुति को लेको, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर, जो भी आप काउंटर्स में बात करेंगे, मेरे को लगता है कि बहुत ही पॉसिबिलिटीज है। और इंडिया में आप अगर आप देखेंगे सर, एक कार अगर आप आज के डेट में ऑर्डर करते हो, हाँ बाई करके आते हो, आपको आज नहीं मिलेंगे, 3 से 4 महीना 6 महीना आपको वेट करना पड़ेगा।
सो उसके बाद जाके आपको डिलीवरी मिलेंगे। सो नो डाउट फंडामेंटल अच्छा है, बढ़िया। 3,70,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 14,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी जिन्होंने लास्ट 4 से 5 सालों में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और मेरे को लगता है कि जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। 1.5 से 2 साल का व्यू अगर उनको है तो मिनिमम 15,000 से 16,000 टारगेट आ सकता है। ठीक सर। इस बीच अगली कंपनी पे बात करते हैं। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को लेकर के कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर की खबरें आ रही हैं सर। यहाँ पर करीब 2,366 करोड़ रुपए के कंपनी को डोमेस्टिक मार्केट से और इंटरनेशनल मार्केट से जो है ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट में जो है कंपनी को इन्हें ऑर्डर मिले हैं और इसी के चलते आज सुबह के सत्र में थोड़ी सी मजबूती जरूर बनती हुई दिखाई दे रही थी कल्पतरु पावर के अंदर। अभी अगर हम देखें तो कल्पतरु का शेयर अब दबाव में काफी ज्यादा है। 1.25% के आसपास की गिरावट इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। सर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कल्पतरु पर? एक महीने में 11 जितना 11.5% चल चुका है। हाँ, जितना भागा था ऑलरेडी सर रिसेंटली शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो भाग चुका है। नेक्स्ट थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है चार्ट में, क्योंकि एक बार 980 से लेके 970 रीटेस्ट हो सकता है। और लॉन्ग टाइम फ्रेम में ठीक ठाक है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में मेरे को फिर से लग रहा है एक बार 970 960 आ सकता है। तो जिनके पास है एक बार आप, अगर आपको एवरेज करना है तो 970 960 एक बार फिर से जब आएगा आप देख लीजिए एक बार उस टाइम पे। ठीक सर। अगली कंपनी है ओएनजीसी, जिसमें की कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी में 3300 करोड़ रुपए के निवेश को कंपनी ने मंजूरी दे दी है और राइट इशू के जरिए कंपनी जो ओएनजीसी ग्रीन में ये निवेश करेगी। अयाना रिन्यूएबल पावर में 100% इक्विटी स्टेक एक्विजिशन को फंड करने के लिए भी मंजूरी मिल गई है। ओएनजीसी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और क्या भाव देखने को मिल रहा है वो जरा एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर भी आधे % से ज्यादा की गिरावट, 240 241 का लेवल। ओएनजीसी में क्या करें सर? देखिए सर, मैं ना मतलब बचपन से सुनते आ रहा हूँ ओएनजीसी बहुत इंक्रीज होगा बहुत इंक्रीज होगा, लेकिन सर होता नहीं है। चार्ट में सर ठीक ठाक है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना एक बड़ी बुल मार्केट हो गया, लेकिन फिर भी सर देखिए रैली जितना आना था उतना आया नहीं। सो अभी 240 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मेरे को लगता है एक बार फिर से 220 215 के अराउंड आ सकता है। तो उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि नहीं आपका हायर प्राइस में ऑलरेडी बाइंग है तो आप एवरेज कर सकते हो 215 से लेके 220 के अराउंड पे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन चार्ट में मैं अगर बात करता हूँ सर, यहाँ पे ज्यादा कोई पोटेंशियल नहीं लगता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप देखेंगे 2015 के आसपास जब ट्रेडिंग हो रहा था 300 के प्राइस था, अब लास्ट ईयर भी 300 प्राइस था, आज भी सर 250 के अराउंड 240 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। तो मोटा मोटा सर अल्टीमेटली रिटर्न नहीं आ रहा है। तो जहां पे अल्टीमेटली धंधा नहीं बन रहा है वहां पे अगर फंडामेंटल भी बढ़िया हो, मैं ना थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। तो इसीलिए एक बार यहाँ पे पेशेंस रखना ठीक ठाक रहेगा। और अगर अगर आप किसी और काउंटर पे मूव होना चाहते हो तो उस काउंटर पे आप मूव हो सकते हो। किसी और काउंटर में मूव होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं, ये सलाह आपके लिए हो निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच अगली कंपनी जिस पर की खबर है वो लेकर के आते हैं और ये कंपनी जो है वेल्सपन इंटरप्राइजेस को लेकर खबर आई है। वेल्सपन मिशिगन इंजीनियर्स ने जो है एक नया ऑर्डर हासिल किया है। करीब 328 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। हाजी अली स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है और 15 साल तक संचालन और रखरखाव के कार्य की जिम्मेदारी रहेगी। और ये जो है खबर जो है वेल्सपन इंटरप्राइजेस को लेकर करके आती हुई। अभी देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है वेल्सपन के अंदर। वेल्सपन के अंदर अभी देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 506 के आसपास ट्रेड करता हुआ। टिप्पणी करेंगे सर इस पर? अब देखिए नीचे से एक बेस बन रहा है अभी, लेकिन अभी इतना रिटर्न हो चुका है लास्ट 3 से 4 सालों में। अब देखेंगे कि 91 प्राइस था तो नियर अबाउट 600 से 700% रिटर्न लास्ट ऑलमोस्ट 2 से 3 सालों में आ गया है। सो अभी 650 के अराउंड ऑल टाइम हाई था, तो उससे अभी नीचे आया है, एक बेस बनाया है सर। एक बेस अगर सस्टेन होता है तो फिर से जाके आपको एक बार 550 और 590 का टारगेट आना चाहिए। और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस होगा 470। तो 470 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। पहला टारगेट होना चाहिए 590 के अराउंड होना चाहिए। ठीक सर। चलिए इस बीच जो है वारी रिन्यूएबल एक ऐसी कंपनी जिस पर कि काफी सवाल रहते हैं, आइए जरा उस पर नजर डाल देते हैं। वारी पर खबर ये है कि कंपनी को 232.3 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है और ग्राउंड माउंटेड और सोलर प्रोजेक्ट के लिए कम ईपीसी का ये वर्क ऑर्डर है।
आपको बता दें 170 मेगावाट के एसी और 255 मेगावाट डीसी क्षमता के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए ये कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वारी रिन्यूएबल पे, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 923 924 के आसपास। क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर अभी बॉटम कंफर्मेशन नहीं हुआ है क्योंकि बहुत नीचे अभी आ गया है, 763 के आसपास नीचे आया था, तो अभी 920 925 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। लेकिन लिक्विडिटी का थोड़ा इशू है यहाँ पे, तो इसलिए मेरे को ज्यादा इस काउंटर में भरोसा नहीं है कि क्या होगा। एक बार 1050 उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर से पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 3000 के अराउंड इसमें एक ऑल टाइम हाई था, 2990 के अराउंड एक ऑल टाइम हाई था, तो उससे नीचे आते आते अभी 920 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। तो और लास्ट नीचे से भी बाउंस बैक आया है, नियर अबाउट 150 पॉइंट बाउंस बैक आया है, लेकिन ये बाउंस बैक को मैं मानता नहीं हूँ कि ये बॉटम बन चुका है। तो इसीलिए एक बार 1050 इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए। अगर वीकली क्लोजिंग होता है, सस्टेन होता है, उसके बाद जाके यहाँ पे आप एक बार लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है सर, तो ये राय निकल करके आती हुई यहाँ पर, और इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं यहीं पर समाप्त। प्रदीप सर, आज कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे या फिर अवॉइड करना चाहेंगे? सर आज तो कोई मेरा फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर जो भी ड्यूरिंग द सेशंस, जो भी कॉल्स में, जो भी स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया है, कोई भी मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। मैं या तो मेरा कोई अदर्स एनालिस्ट के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिफोर इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि मारुति, टाटा मोटर्स, टीवीएस, इन सबको लेकर के जो आपके सवाल आए हैं, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर अब से बस कुछ ही देर में 2:30 बजे जो है हमने एक खास सेगमेंट हम अपलोड करेंगे और वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और ये जो सेगमेंट होगा वो सिर्फ बोनस पर ही उपलब्ध होगा, तो जो लोग हमारे ज्वाला पे भी देख रहे हैं, हमारी जो पेरेंट कंपनी है, वो भी बोनस पे आकर के देख सकते हैं। और जो ऑटो सेक्टर कहाँ मिलेगी मुनाफे की रफ्तार, इसके नाम से थंबनेल आपको मिल जाएगा, तो 2:30 बजे देखिए। ऑटो सेक्टर में अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं, आपकी पहले से पोजीशन है, तो आपको 2:30 बजे इन तमाम प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ मिलेगा? जी हाँ, ये मिलेगा आपको मोतीलाल ओसवाल के नए प्रोडक्ट मोतीलाल ओसवाल रिसर्च 360 पर, जहाँ पर कि बहुत सारे जो है सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए आपको शेयर नहीं मिल रहे हैं, तो ये तमाम आपको रिकमेंडेशन यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा FIDIs के डेटा, FIs किन शेयरों में शेयर बढ़ा अपने पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, दिग्गज निवेशक कहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ये तमाम जानकारी आपको एक ही मंच पर मिलेगी, और वो भी 50% डिस्काउंट पर। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको AU बोनस के नाम का कूपन अगर आप डालते हैं तो आपको सीधे सीधे 50% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलता दिखाई देगा। मुझे इजाजत दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। 2:30 बजे जुड़ करके कार्यक्रम देख करके अपनी टिप्पणी दीजिए और बाकी अपने सुझाव भेजते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। Hello?